नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बस संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती में हिंदी की तैयारी के अंतर्गत लेखक रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर बार 3 से 4 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर एक पैटर्न देखा जा रहा है कि कुछ क्वेश्चन है बार बार रिपीट हो रहे हैं। यानी कभी वही क्वेश्चन लेखक पूछ लेता है तो कभी वही क्वेश्चन रचनाएं पूछ लेता है। तो मतलब घुमा फिरा के पूछ रहे हैं और कभी कभी तो ऐसा हो रहा है कि सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रख रहे हैं। अभी मैं आपको 100 प्रश्न कराने जा रहा हूं और आप उन 100 प्रश्नों में देखेंगे कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार घुमा घुमा के रखे गए हैं, क्योंकि ये सारे 100 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले यूपी टेट में पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से देख लो ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपने पिछले यूपी टेट के पेपर्स नहीं देखे हैं तो इन 100 प्रश्नों को देख लो। आपके हिंदी में जो लेखक रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे। और ये कह सकता हूं कि आने वाले यूपी टेट की परीक्षा में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि प्रत्येक प्रश्न के साथ जो भी उसकी डिटेल है वो भी मैंने आपको बताई है, ताकि क्या हो कि अगर वो क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे, उससे रिलेटेड भी कुछ पूछ दे तो वो आपको आना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न के साथ कुछ ना कुछ जो फैक्ट्स जुड़ा है वो सब हम यहाँ पर भी कवर करते चलेंगे। 100 प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो आपके सामने पहला क्वेश्चन रखा गया है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। और देखो ये जो क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न कौन से यूपी टेट में आए ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। यूपी टेट पेपर 1 8 जनवरी 2020। 8 जनवरी 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। जितने भी यूपी टेट में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो कनुप्रिया के रचनाकार कौन थे, देखो यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इनके साथ फैक्ट्स भी बताने हैं। तो जितना ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगाएंगे वही टाइम हम क्या करेंगे, इनके संबंधित जो फैक्ट्स है वो आपको बता देंगे। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, तो कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती से रिलेटेड देखो बात क्या है, कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। यह कृति कनुप्रिया, कनु अर्थात कृष्ण की प्रिया, राधा की अनुभूतियों की गाथा है। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर मन की एक एक परत खोल कर देखी है। इस रचना में नारी के मन के संवेदनाओं की और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। तो देखो इसमें क्या क्या है वो भी यहाँ पर क्लियर हो गई। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मान के चलो धर्मवीर भारती की 3-4 रचनाएं दे देंगे और उनमें से पूछेंगे कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें नारी के अंतर मन की बातें बताई गई हैं। तो वो आप वहाँ पर अच्छे से बता सकते हैं कि कनुप्रिया के अंतर्गत नारी के मन की बातें बताई गई हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है। यानी ये जितनी भी रचनाएं दे रखी हैं वो सब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। अब यहाँ पर आपको ये बताना है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है। तो इनके हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं तो हमें एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मधुशाला है वो 1935 में लिखी गई, मधुबाला 1936 में लिखी गई, मधुकलश 1937 में और निशा निमंत्रण 1938 में। तो इस तरह आप देख सकते हैं इन चारों का वर्ष। तो इन चारों का वर्ष भी आप याद कर लो। हो सकता है कि आपको इन चारों में से किसी एक रचना का प्रश्न दे दिया जाए और पूछ ले कि इनका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर सुमेल कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। अब इनके सामने क्या दे रखा है, इनके सामने इनके वर्ष दे रखे हैं। तो मतलब ये सम्मेलन किस वर्ष में हुआ, ये प्रचारणी सभा किस वर्ष हुई, ये समिति वर्धा में किस वर्ष हुई। तो इसका पूरा ऑप्शन दे रखे हैं। और इसका ये देख लो, यहाँ पर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो 1910 में हुआ। काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893 में हुई और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918 में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये तीनों आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे किस किस वर्ष इनको किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910, काशी नागरी प्रचारणी सभा 1893, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ये 1918 में आयोजित किया गया। अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास के रचनाकार कौन है,
केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। तो तुलसीदास के जो रचनाकार हैं वो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो रचना है ये कब प्रकाशित की गई, ये 1938 में प्रकाशित की गई। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं और ये 1938 में प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन है, अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो अन्या से अनन्या डॉक्टर प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ठीक, ये डॉक्टर प्रभा खेतान। अब इसमें किया गया है ये देख लो, दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विश्व बाजार और उद्योग जगत की गहरी जानकार थी ये डॉक्टर प्रभा खेतान। ठीक है, आगे देखो, अगला यहाँ पर है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये किसका वाक्य है? दादू, रैदास, नानक, कबीर। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की पंक्तियां हैं। इस पंक्ति में रैदास जी भगवान से कहते हैं कि तुम चंदन जैसे बहुमूल्यवान खुशबूदार हो, सबके प्रिय हो और हम लोग पानी जैसे हैं, अतः यहाँ पर प्रभु की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास जी की पंक्ति है। आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, दीप शिखा या फिर खुमान रासो। तो जो आदिकाल की रचना है वो है खुमान रासो। और इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है अखरावट है वो भक्ति काल की रचना है। भूषण की जो छत्रसाल है, छत्रसाल दशक, ये रीतिकाल की रचना है। महादेवी वर्मा की दीप शिखा आधुनिक काल की रचना है, जबकि दलपति विजय खुमान रासो आदिकाल की रचना है। तो ये सारे ऑप्शन भी यहाँ पर क्लियर हो गए। जो भूषण की छत्रसाल दशक है वो रीतिकाल की है, महादेवी वर्मा की जो दीप शिखा है वो आधुनिक काल की रचना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसमें राम द्वारा सीता के निर्वासन की कथा का मर्मांतक वर्णन करता एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1941 में की गई। तो ये सब क्लियर होना चाहिए। वैदेही वनवास है किसकी रचना? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनका उपनाम है हरिऔध। सीधा क्वेश्चन ये भी आता है कि हरिऔध किसका उपनाम है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और इसकी जो वैदेही वनवास है इसकी रचना कब की गई? 1941 में की गई। आगे देखते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पर जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है जिसमें स्कंदगुप्त और देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो स्कंदगुप्त ये लक्ष्मी नारायण मिश्र दे रखा है, ये आपका गलत है। ये स्कंदगुप्त किसके द्वारा लिखा गया? ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। बाकी के 4 ऑप्शन भी देख लो। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसके द्वारा लिखा गया? रामधारी सिंह दिनकर। और रसज्ञ रंजन ये किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल किसके द्वारा लिखा गया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये सब आप अच्छे से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पर जो है कौन सी रचना का जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर जो उद्धव शतक है, उद्धव शतक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा। और बाकी के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। परिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। शिवराज भूषण के द्वारा लिखा गया है। शब्द रसायन देव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर जो उद्धव शतक है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। आगे देखो, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर जो दर्शन दिग्दर्शन है ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। ये जो राहुल सांकृत्यायन है ये ज़्यादातर यात्रा वृतांत लिखते हैं। तो यहाँ पर आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद ने लिखा है। बोलगा से गंगा ये भी एक यात्रा वृतांत है, ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लो। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? सीधे आंसर पर आते हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हिंदी भाषा का जो प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है वो है मॉरिशस। हिंदुस्तान में यानी भारत में तो बहुत अच्छे से किया ही जाता है, साथ ही साथ मॉरिशस में भी हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है।
मॉरिशस के अतिरिक्त फिजी, सूरीनाम, त्रिनिदाद, म्यांमार आदि देशों में हिंदी की अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका कवि वचन सुधा है। 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है। हिंदी प्रदीप वर्ष 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लो, जो कवि वचन सुधा है वो 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित है, और हिंदी प्रदीप वर्ष ये 1877 में इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ये सब क्या है? ये सब भारतेंदु युग की हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताओ। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश, और ये 1999 में लखनऊ से प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्तियां हैं ये जगनिक द्वारा रचित हैं, और ये कहाँ से ली गई हैं? ये परमाल रासो से ली गई हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि परमाल रासो काव्य किसके द्वारा रचित है? तो वो जगनिक के द्वारा रचित है। जबकि ऐसा क्वेश्चन यूपी टेट में एक बार एग्जैक्ट यही क्वेश्चन कि परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई, यही क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है। उसका सही आंसर था जगनिक। यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? व्याकरण और वर्तनी से कौन सी शुद्ध भाषा कहलाती है? वो है मानक भाषा। मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। मानक भाषा का अभिप्राय आदर्श, श्रेष्ठ अथवा परिनिष्ठित भाषा से है। मानक भाषा एक तरीके से कह सकते हैं स्टैंडर्ड भाषा, मतलब उसमें ज़्यादा गलतियाँ नहीं होती, ऐसी भाषा। आगे देखो, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो सूर सागर ब्रज भाषा की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। और ये किसके द्वारा लिखी गई? ये सूरदास के द्वारा लिखी गई। सूरदास द्वारा कृत सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की गई है। वीरों का कैसा हो वसंत, यह कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो वसंत की रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब यहाँ पर हम सीधा डायरेक्ट आंसर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका किसी गलत ऑप्शन की तरफ नजर ही ना जाए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हम सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, तो आपके जो दिमाग में सेटअप होगा वो सीधा सही आंसर सेटअप होगा। और कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है, तो आप सीधा बता सकते हैं कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। साथ ही साथ ये जो कविता है वह वीर रस की कविता है। इस कविता में वीर रस प्रधान है, ठीक है? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आल्हा खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? वो है परमाल रासो। और परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा। यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका एक अंश आल्हा खंड उपलब्ध है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ लो। अब कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा रासो है जो मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, तो वो है परमाल रासो। लेकिन इसका एक अंश जो है आल्हा खंड, ये अभी उपलब्ध मिल जाएगा। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन 1881 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा मिर्जापुर से किया गया। तो ये चीज तीनों बातें इसमें समझ लो कि आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन वर्ष 1881 किसके द्वारा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा। कहाँ से? मिर्जापुर से। तो ये चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके अतिरिक्त भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा आदि भी रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह हैं। तो यहाँ पर देखो जितने भाव होते हैं, अगर भाव आ जाए, भाव क्या है हमारे? भय और क्रोध, ये हमारा भाव ही होता है। ईर्ष्या भाव होता है, घृणा, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ये सब भाव हैं। अगर कभी ये आपके दिमाग में आ जाए, मतलब ये पेपर में आ जाए कि कोई भाव दे रखा है और ये पूछे ये किसका निबंध संग्रह है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रवादी
कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1972 में राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिए कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? नीचे कमेंट में बताइए। इसके लिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन दे दूंगा तो कुछ लोग गलत भी आंसर दे देंगे। यहां पर जो आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो नीचे कमेंट में बताइए कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए, किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काहे रे नली तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं कबीर दास। ये यहाँ पर आप देख सकते लिखा हुआ। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। सरदार पूर्ण सिंह के अन्य निबंध कौन कौन से हैं? सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता। तो ये इनके निबंध है। क्लियर हो गई बात? आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कर्तव्य और सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। अगले प्रश्न देख लो। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। यहाँ पर 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो अष्टछाप के कवि हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में देख लो। अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी एवं चतुर्भुज स्वामी। यहाँ पर ज़्यादा आपको दास दिख रहे होंगे, ठीक, ये रहे दास, और स्वामी दिख रहे हैं आपको, ठीक। तो इनसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि अष्टछाप के जो कवि हैं वो हैं सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी। कुल मिलाकर अष्टछाप हैं। तो ये संख्या में कितने होने चाहिए? ये 8 होने चाहिए और ये 8 हैं आपके सामने। क्लियर हो गई बात? कभी कभी ये पूछ दे कि अष्टछाप में कितने कवि हैं, तो 8 कवि हैं और आसानी से आप इनके नाम भी याद कर सकते हैं। ज़्यादातर में दास लगा हुआ है और स्वामी लगा हुआ है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। और विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा 1585 में। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है और इसमें 280 पद हैं। इसमें शांत रस की प्रधानता है, ठीक है, सब कुछ समझ लो। और ये एक भक्ति काव्य है। जो मेन पॉइंट है वो समझ लो। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रची गई, 1585 में रची गई। इसकी जो भाषा है ब्रज भाषा, यह एक भक्ति काव्य है। इसमें 280 पद हैं, शांत रस की इसमें प्रधानता है। भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जो हैं वो रीति काल के कवि थे। इन्होंने छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, शिवराज भूषण आदि रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने ये रचनाएं 17वीं शताब्दी में रचित की हैं। रीतिकाल के अन्य कवियों में केशवदास, मतीराम भिखारीदास, पद्माकर, रसिक गोविंद, बिहारी घनानंद, रहीम आदि प्रमुख है। दोस्तों आप लोग अपने पास कॉपी और पेन लेकर भी बैठ सकते हैं ताकि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं वो आप अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, ताकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपसे मिस नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि सभी रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की हैं। अगर वली आ जाए तो वली से आप समझ जाना कि ये तुलसीदास की ही बात कर रहे हैं। और विनय पत्रिका मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचित है। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कौन कवि थे? तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवियों में जो प्रमुख नाम आता है विद्यापति और अमीर खुसरो का। ये दोनों ही कवि अपनी पहेलियों में खड़ी बोली का उपयोग करते थे, अतः खुसरो पहेली लिखने वाले कवि थे। क्लियर हो गई बात? जो अमीर खुसरो थे वो पहेली लिखने वाले कवि थे। यहाँ पर पहेली में 2 कवियों का नाम आता है, दोनों को याद कर लो। पता चला अमीर खुसरो ना मिले तो आपको विद्यापति बताना होगा। विद्यापति और अमीर खुसरो ये पहेलियाँ लिखते थे। अगला देखो, अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? तो अंधेर नगरी के जो लेखक हैं वो आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की और भी रचनाएं देख लो। अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती। देखो मुद्रा राक्षस बहुत बार पूछी जाती है,
ठीक है, मुद्रा राक्षस अच्छे से समझ लो, अंधेर नगरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिटेल में बताया था, तो प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो यहाँ पर देखो, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, जबकि व्रत और विकास इनका जो निबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती 1503 में लिखी गई। ये जो रचना कुतुबन ने की थी, ठीक है। 1503 में मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित मृगावती की रचना कुतुबन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो परमाल रासो एक आल्हा खंड है, जिसे 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत आल्हा और ऊदल की वीरता के वर्णन पर जगनिक के द्वारा लिखी गई। अभी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन आया है, ये वही क्वेश्चन है कि परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई? जगनिक के द्वारा लिखी गई। और ये है क्या? ये एक आल्हा खंड है, ठीक है। लिखी कब गई? ये 13वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दुल्हन गावे मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? ये कबीर दास की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो आदिकाल के लिए अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा है। तो सबने आदिकाल को अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने दे रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसे सामंत काल, सिद्ध सामंत काल का नाम दिया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम दिया। रामचरितमानस की जो भाषा कौन सी है वो बताना है। तो रामचरितमानस की भाषा है वो अवधी भाषा है। यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। यह श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित है। इसको 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, ठीक है। आनंद कादम्बिनी कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये भी क्वेश्चन अभी पूछा गया था। तो नीचे कमेंट में बताओ, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो ये बताओ, आनंद कादम्बिनी का संपादन किस जिले से होता था? नीचे कमेंट में फटाफट बताओ। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? अभी हमने बताया था, आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, यह घनानंद की सुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है, जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य की अगर बात करेंगे तो वो है क्या भूलूं क्या याद करूं, और आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा के बारे में बात करेंगे तो वो है अर्धकथानक, जो कि बनारसी दास जैन की है। दोनों में डिफरेंस है। अगला देखो, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दूसरा सप्तक, इसमें 21 कविताएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने। तो ये शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो ये जो पंक्तियां ये कबीर दास की हैं। कबीर दास की पंक्तियां हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का जो पहला पत्र साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, जो 3 भागों में संकलित है।
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी आपको बताया था 1893 में। हिंदी के विकास में काशी नागरी प्रचारणी सभा और इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1893 में। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं जिनमें प्रेम सागर प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? इस पंक्तियों के रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इसको मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में मान्यता मिली। अगला क्वेश्चन है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति और आनंद की अनुभूति कराना। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को रीतिकाल का कवि माना जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी। बिहारी के प्रसिद्ध कवि हैं, बिहारी के प्रसिद्ध कवि दोहा। अगला देखो, सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? तो ये ब्रज भाषा में इसकी रचना की। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? तो बीजक कबीर दास की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिवैक को काल रसना पसारी है। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मानव शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और साथ ही साथ यहाँ पर बा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। जब भी किसी वर्ण की पुनरावृत्ति होगी तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, और जनु जानो मानो ये सब आ जाए तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? देखो यहाँ पर अनुप्रास मतलब जितने भी अलंकार हैं, रस हैं, इनसे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था, जो अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसको भी देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर उसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं। या लकटू अर कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति रसखान की है। प्रस्तुत पंक्ति रसखान की है। पंक्ति का तात्पर्य है, रसखान कह रहे हैं कि ग्वालों के लाठी और कंबल के लिए यदि उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़े तो भी वे त्याग देंगे। उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, सेवा सदन गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर, प्रेमाश्रम कृषक जीवन की समस्याओं पर, कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है। प्रेमचंद द्वारा रचित प्रेमाश्रम उपन्यास कृषक जीवन की समस्याओं पर आधारित ना होकर ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर आधारित है, इसीलिए यह युग असंगत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी ये चीज़ गलत दे रखी, बाकी सब आपके सही हैं। सेवा सदन जो है वो गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर है। कायाकल्प सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद पर संबंधित है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? तो आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह। आप देख रहे होंगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन 100 प्रश्नों को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये श्रीनिवास द्वारा 1822 में रचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? देखो फिर से रिपीट हो रहे क्वेश्चन। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है और तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश जी हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से क्वेश्चन बताना है कि तद्भव पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो तद्भव पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? तो ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में लिखा है। वी रहनी बावरी सी भई ऊंची चढ़ी, अपने भवन में टेरत हाय दई,
ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह मीराबाई की पंक्तियां हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उद्दंत मार्तंड। ठीक है, बार बार सुन लो। हिंदी का पहला पत्र उद्दंत मार्तंड है। यह एक साप्ताहिक पत्र है। इसे पंडित जुगल किशोर ने 1826 में संपादित किया। सूफी संतों की शैली कैसी होती है? वो होती है मसनवी। सूफी संतों की मसनवी शैली होती है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा ने गुड़िया भीतर गुड़िया की ये आत्मकथा है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। 1892 में उन्होंने इस उपन्यास की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? 80 घाट पर हुआ था। बहुत ज़्यादा फेमस है। अब नीचे कमेंट में ये बताओ कितने लोग 80 घाट जा चुके हैं। नीचे कमेंट में फटाफट बताओ कि कितने लोग 80 घाट जा चुके हैं और ये 80 घाट कहाँ है? वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन देखो, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। अब यहाँ पर आपके सामने सुमेलित करने को आ गया। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? रामचरितमानस किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? यहाँ पर हम आपको मिला के नहीं दिखाएंगे, सीधा इसका आंसर दिखाएंगे ताकि आपको एकदम एग्जैक्ट चीज़ याद हो जाए। यहाँ पर देखो, सत्यार्थ प्रकाश जो है 1875 में लिखी गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामचरितमानस 1574 में लिखी गई गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। सूरसागर 1658 में लिखी गई सूरदास के द्वारा। भक्तमाल 1585 में लिखी गई नाभादास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंदायन के रचयिता हैं? चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद और ये कब लिखा गया? 1380 में। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके द्वारा? द्विवेदी युग का नामकरण 1920 में किया गया। ये किसके नाम पे किया गया? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया। क्लियर हो गई बात? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। छायावादी प्रकृति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी किसकी कविता में दिखाई पड़ी? छायावाद प्रकृति की प्रथम काव्य रचना कवि जयशंकर प्रसाद की झरना, जो कि 1918 में रचित थी, और उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की उच्छ्वास 1920 में। छायावादी प्रकृति, नाम याद रखिएगा। छायावादी प्रकृति की जो छवि है वो जयशंकर प्रसाद की रचना में दिखाई पड़ी, जो कि नाम थी उसका झरना। कब हुई? 1918 में। उसके बाद 1920 में सुमित्रानंदन पंत ने रचना लिखी उच्छ्वास, उसमें छायावादी प्रकृति दिखाई पड़ी। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या है? तो उनकी कविताओं का संग्रह का नाम जो है वो है तार सप्तक। और ये तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय के संपादक में सन 19 प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं उनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें और देख लो। ये मुक्तिबोध कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्तिबोध किसका उपनाम है? तो गजानन माधव का। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर गजानन माधव को उन्होंने नाम नहीं सुना होता है। मुक्तिबोध जो है वो गजानन माधव का उपनाम है। इसी तरह अज्ञेय जो उपनाम है वो सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अपने अपने पिंजरे, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये मोहनदास नैमिषारय की आत्मकथा है और ये 1995 में लिखी गई। इदं मम, ये किसकी रचना है? तो इदं मम मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है? 100 अजान और एक सुजान, ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके अलावा इनका उपन्यास और भी है, रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी। अगला देखो, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु में कसावट में कमी आई है, तो ये आपको बताना है क्यों कमी आई है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान उपन्यास में शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से इसकी कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। अगला देखो, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है?
केशवदास कृत रामचंद्रिका जो कि 1601 में लिखी गई, अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई सी लगती है। इसमें वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कथा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखो, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्शनस्पति, ये सूत्र किसका है? तो ये जो सूत्र है ये भरत मुनि का है और इन्होंने नाट्य शास्त्र में ये सूत्र दिया। अगला देखो, लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? तो लोकमंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को माना जाता है। अन्य से अन्य तक ये किसने लिखा है? अन्य से अन्य तक 1980 में प्रकाशित हुई यह लेखिका प्रभा खेतान की आत्मकथा है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनछुए पहलुओं का वर्णन किया है। प्रभा खेतान की कथा अन्य से अनन्या तक। अगला देखो, अगला प्रश्न है, अमी हलायल मदभरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जय ही चितवत एक बार। यह किसकी रचना है? यह किसकी काव्य पंक्तियां? ये कवि रसलीन द्वारा रचित हैं। रसलीन रीतिकाल के कवि हैं। अगला देखो, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? वर्ष 1974 में विष्णु प्रभाकर के द्वारा आवारा मसीहा लिखी गई और इसमें बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित है। ये लिखी किसने, कब लिखी गई, किसके बारे में लिखी गई, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। 1974 में लिखी गई, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई, आवारा मसीहा नाम है और बांग्ला के प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र पर आधारित। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन। हिंदी नए चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, यह पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा जी की हैं। भेजे मन बावन के ऊधव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन है। यात्रा व्रत लेखन में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का सर्वोत्तम पद। देखो, कोई भी अगर ऐसी आ जाए रचना कि जो यात्रा वृत्तांत हो, ज़्यादातर किसकी होती है? वो राहुल सांकृत्यायन की ही होती है। जैसे तिब्बत में 1.25 वर्ष, ये 1933 में लिखी इन्होंने। मेरी यूरोप यात्रा, ये 1935 में लिखी इन्होंने। मेरी तिब्बत यात्रा, ये 1937 में लिखी इन्होंने। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में। किन्नर देश में 1948 में। रूस में 25 मास 1952 में राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई। त्यागपत्र उपन्यास के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यास इस प्रकार हैं: परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, सुखदा, जयवर्धन, विवर्त। अगला देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? ये भी अभी बताया गया था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा लिखित मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। मैथिली शरण गुप्तु ने नहीं लिखा। ये देखो, साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं और जो कामायनी है ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप का संपादन 1877 में इलाहाबाद से आरंभ किया था। तो यहाँ पर यह भी आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी प्रदीप पत्रिका किसने संपादित की? पंडित बालकृष्ण भट्ट ने। कहाँ से? इलाहाबाद से। कब की? 1877 में। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक 2 लोग रहे हैं और समय समय से रहे हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक 1900 ईस्वी से 1903 तक चिंतामणि घोष रहे हैं और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी 17 साल के लगभग रहे हैं और सरस्वती पत्रिका के संपादक जो चिंतामणि घोष थे वो लगभग 3 साल रहे हैं। आगे देखते हैं, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम आप देख सकते हैं, इसका सही क्रम है, पहला है बाल कांड,
जिसमें श्री राम जी बाल रूप में होते हैं, और फिर उसके बाद अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये कांड का सही क्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। पराधीन सपनेहु सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति हैं? पराधीन सपनेहु सुख नाही तुलसीदास जी की रचना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है? अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस आदि अनेक उपन्यासों की रचना की है। मानस का हंस उनका एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह आपने देखे, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन को शामिल किया है, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके घुमा घुमा कर वही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया है तो निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि आने वाली परीक्षा का जो लेखक और रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो आपसे गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और जो 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में पूछे हैं उसका आंसर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।